बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है उन एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो DBMS स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन है। इसके अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इज सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मैनेज, स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेसेस एफिशिएंटली। अब ये एक सॉफ्टवेयर होता है और इसको इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया जाता है, फिर मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है जो भी डेटाबेसेस होती हैं उनको, और वो भी एफिशिएंसी के साथ। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो हासिल करना, एक चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से भी और कम से कम वक्त में हो जाए, और रिसोर्सेज भी कम से कम इस्तेमाल हो। नाउ अ डेटाबेस इज़, अब एक डेटाबेस जो है इनमें से क्या है, वो है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटाबेस ना सिर्फ डेटा है, बल्कि ये कलेक्शन है, और वो भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है डेटा की। सो डेटाबेस स्टोर्ड रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज वे फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। डेटाबेस के अंदर होता क्या है कि जितना भी रिलेटेड डेटा होता है वो उसको एक ऑर्गेनाइज जो है तरीके से रखा जाता है, ताकि आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके, फ़ौरन मिल सके जब भी ज़रूरत हो, और मैनेज भी किया जा सके। नाउ मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मेन पर्पस इनमें से वो क्या है, वो है मैनेज डेटा एफिशिएंटली। डेटा को मैनेज किया जाए, वो भी एफिशिएंसी के साथ। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। अब ये मदद करता है कि स्टोर किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, रिट्रीव किया जाए और मैनेज भी किया जाए डेटा को एफिशिएंटली तौर पर भी और सिक्योरली भी। एफिशिएंसी के बारे में पीछे आपको बताया गया, और सिक्योरली यानी कि सिक्योर करके, सिक्योरिटी के साथ हो, ब्रीच ना हो सके। अब ये कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स अंडर सफ़र फ्रॉम, अब अगर हम ट्रेडिशनल जो फाइल सिस्टम हम देखें उसको, तो उसमें क्या चीज़ देखने में आती है हमें, तो उसमें जो है वो डेटा रिडंडेंसी। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ऑफन स्टोर डुप्लीकेट डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस कॉजिंग रिडंडेंसी। तो ट्रेडिशनल जो फाइलिंग का सिस्टम है उससे नतीजा क्या निकलता है कि डुप्लीकेट हो जाता है डेटा, यानी कि एक डेटा कई जगहों पे, मल्टीपल प्लेसेस में कई जगहों पे आ जाता है, और उससे रिडंडेंसी होती है। नाउ डेटा रिडंडेंसी मीन, अब इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट स्टोरेज, डेटा स्टोरेज यानी कि एक चीज़ का डुप्लीकेट हो जाना, कॉपी बन जाना। सो डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम डेटा इज स्टोर्ड रिपीटली इन डिफरेंट लोकेशन, कि एक ही डेटा को मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर रखा गया है। नाउ DBMS इम्प्रूव, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव करता है क्या, डेटा की जो कंसिस्टेंसी होती है। सो इट रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इंश्योर दैट डेटा रिमेंस एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। तो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा जो है वो एक तो रिपीट नहीं होगा, और उसकी कमी आएगी जो रिपीटिशन है, और ये कि डेटा जो है वो सही रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। नाउ अ DBA इज़, अब DBA क्या है इनमें से, द आंसर इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सो इट मैनेजेस डेटाबेस सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस एंड यूज़र एक्सेस। ये जो है क्या कहता है, मैनेज करता है डेटाबेस सिक्योरिटी को भी, मेंटेनेंस को भी, परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सेस को भी। नाउ एंड यूज़र्स इंटरेक्ट विद, अब जो एंड यूज़र होते हैं वो इनमें से किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, द आंसर इज डेटाबेस एप्लीकेशन। जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं उसके साथ। सो एंड यूज़र एक्सेस डेटाबेस थ्रो एप्लीकेशन सच एज फॉर्म्स, वेबसाइट और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड यूज़र एक्सेस करते हैं डेटाबेसेस को एप्लीकेशंस के ज़रिए, और जैसे कि फॉर्म्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। नाउ डेटा सिक्योरिटी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स, अब जो डेटा सिक्योरिटी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका मतलब क्या है इनमें से, द आंसर इज प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि अनऑथराइज एक्सेस को रोका जाए। नाउ डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डेटाबेसेस फ्रॉम ऑथराइज यूज अनऑथराइज यूजर्स एंड इलीगल एक्सेस। डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है डेटाबेस को कि जो अनऑथराइज यूज़र हैं, जिनको अलाउ नहीं है कि वो पहुंच सके, और जो भी इलीगल गैर कानूनी किस्म का जो एक्सेस होता है उसको भी रोकता है ये। नाउ डेटा इंडिपेंडेंस मींस, अब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, डेटा अनरिलेटेड टू प्रोग्राम्स, इनके डेटा जो वो अनरिलेट करता है करना उसका प्रोग्राम से। सो डेटा इंडिपेंडेंस अलाउ चेंजेस इन डेटा स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटा इंडिपेंडेंस अलाउ करता है कि चेंजेस हो डेटाबेस स्ट्रक्चर में बगैर अफेक्ट किए हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। नाउ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इंक्लूड्स, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को हम देखें तो उसमें शामिल क्या, इंटरनल
कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल आ जाता है। सो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऑपरेट्स यूज़र सेपरेट्स एक्चुअली। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर सेपरेट करता है यूज़र व्यू, लॉजिकल स्ट्रक्चर और जो फिज़िकल स्टोरेज होती है उनको। नाउ एक्सटर्नल स्कीमा इनमें से किसको डिस्क्राइब करता है, वो होता है यूज़र व्यू ऑफ डेटाबेसेस। जो यूज़र का व्यू होता है डेटाबेसेस का, तो एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट यूज़र व्यू द डेटाबेस, यानी कि ये इस बात को डिफाइन करता है कि कैसे मुख्तलिफ यूज़र जो है वो डेटाबेस को देखते हैं ना। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर, मुकम्मल जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। सो इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो इसी वजह से ये प्रोवाइड करता है जो मुकम्मल जो एक ओवरऑल जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। नाउ इंटरनल स्कीमा डिस्क्राइब करता है इनमें से क्या, फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स को। सो इंटरनल स्कीमा एक्सप्लेन्स हाउ डेटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। इंटरनल स्कीमा एक्सप्लेन करता है कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है, फिजिकली स्टोर किया जाता है मेमोरी में या फिर जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं। नाउ ANCI और स्पार्क आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स, अब ये जो है प्रोवाइड करता है इनमें से किसको, द आंसर इज़ डेटा इंडिपेंडेंस को। तो जो NC और स्पार्क आर्किटेक्चर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो NC स्पार्क आर्किटेक्चर सेपरेट्स डेटाबेस लेवल टू रिड्यूस टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। तो जो NC या स्पार्क आर्किटेक्चर ये सेपरेट करते हैं डेटाबेस लेवल को ताकि हासिल किया जा सके डेटा की इंडिपेंडेंस। नाउ डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स विद बेस डिज़ाइन की शुरुआत होती है इनमें से किसके साथ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ। सो बेस डिज़ाइन बिगिंस बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट। तो इसकी शुरुआत होती है कलेक्ट करते हुए और एनालाइज करते हुए, तजिया करते हुए जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नाउ ER मॉडलिंग इज़ यूज ड्यूरिंग, ER मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके दरमियान, द आंसर इज़ डेटाबेस डिज़ाइन के दरमियान। सो ER मॉडलिंग हेल्प्स represent entities, attributes and relationship during database design। AR मॉडलिंग हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने में एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को, जो रिलेशनशिप होते हैं डेटाबेस डिज़ाइन के दरमियान। ना लॉजिकल डिज़ाइन कन्वर्ट्स, अब लॉजिकल डिज़ाइन कन्वर्ट करता है इनमें से क्या, ER मॉडल इनटू रिलेशन। जो ER मॉडल होता है उसको रिलेशन के अंदर। सो लॉजिकल डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म द ER मॉडल इनटू रिलेशनल टेबल्स एंड स्कीमास। लॉजिकल डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म करता है जो ER मॉडल होता है उसको रिलेशनल टेबल्स के अंदर भी और जो स्कीमाज होते हैं। सो एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स, एक एंटिटी जो है वो इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती है, द आंसर इज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। सो एन एंटिटी इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड। एक एंटिटी जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है या कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। नाउ एंटिटी सेट इज़, अब एक एंटिटी जो सेट है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। वो कलेक्शन होता है सिमिलर एंटिटीज़ का। जिस तरीके से सेट होते हैं लोगों के पास मुख्तलिफ़ चीज़ों के कलेक्शन होती है, उसी तरीके से ये भी कलेक्शन ही है चीज़ों की। तो इस सिमिलर एंटिटीज़ की कलेक्शन को हम जो है वो एंटिटी सेट कहते हैं। सो एन एंटिटी सेट कंटेन्स एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप सच एज ऑल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय। तो एंटिटी सेट जो होता है इसके अंदर एंटिटीज़ शामिल हैं एक ही टाइप की, जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स हो गए या तमाम एम्प्लॉयज़ हो गए। नाउ एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स, एट्रीब्यूट जो है इनमें से किसको डिस्क्राइब करता है, द आंसर इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, जो प्रॉपर्टी होती है एंटिटी की। सो एन एट्रीब्यूट डिफाइंस द करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता है करैक्टरिस्टिक्स या जो प्रॉपर्टी होती है एक एंटिटी की। नाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की इनमें से क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। सो अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ अ सिंगल एंटिटी। एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टोर कर सकता है एक से ज़्यादा वैल्यू एक सिंगल एंटिटी की। नाउ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इज़, अब ड्राइव एट्रीब्यूट इनमें से क्या है वो है कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। ये ड्राइव्ड हैं, ये बेस नहीं है बल्कि ड्राइव्ड हैं, तो ये दूसरों से ही इनको कैलकुलेट किया गया है। सो अ ड्राइव एट्रीब्यूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर रिलेटेड एट्रीब्यूट सच एज एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो ड्राइव एट्रीब्यूट, अच्छा जब भी ये वर्ड ड्राइव आता है तो उसका मतलब ये चीज़ कहीं से आई है, कहीं से ली गई है ये। सो ड्राइव एट्रीब्यूट को हासिल किया जाता है दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट से, जैसे कि एज हो गई, बर्थ ऑफ डेट से ली गई है। ना प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज, अब प्राइमरी की यूनिकली तौर पर इनमें से आइडेंटिफाई करती है क्या, वो है रिकॉर्ड या फिर टपल। सो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो प्राइमरी की यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड जो होता है एक टेबल के अंदर। नाउ कैंडिडेट की इज़,
कैंडिडेट की इनमें से क्या है? द आंसर इज़ पॉसिबल प्राइमरी की, वो पॉसिबल प्राइमरी की है। सो कैंडिडेट की इज़ एनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सो एक कैंडिडेट की जो है कोई भी एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई कर सकता है एक रिकॉर्ड को। ना फॉरेन की क्रेडिट्स, फॉरेन की जो वो क्रिएट करती है, इनमें से क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, जो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। सो आ फॉरेन की लिंक्स वन टेबल टू अनदर बाय रेफरेंसिंग द प्राइमरी की, क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। एक फॉरेन की जो है वो लिंक करती है एक टेबल को दूसरे से, रेफरेंस देते हुए प्राइमरी कीज़ का, और क्रिएट करते हुए जो रिलेशनशिप है टेबल्स के दरमियान। नाउ कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ, कंपोजिट की के अंदर इनमें से कितने क्या है? द आंसर इज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सो आ कंपोजिट की इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई आवर रिकॉर्ड। कंपोजिट की जो है वो बनाई जाती है जब कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई करें एक रिकॉर्ड को। नाउ सुपर की इनमें से क्या है? द आंसर इज यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स। सुपर की जो यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स है। सो सुपर की इज़ एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ ड्रॉ इन अ टेबल। तो सुपर की कोई भी सेट होता है एट्रीब्यूट का, यूनिकली तौर पे आइडेंटिफाई करता है रो को। टेबल के अंदर हम देखते हैं रोज़ या कॉलम होते हैं, तो जो रो है उसको आइडेंटिफाई करता है ना। और रिलेशनशिप शोज़, अब रिलेशनशिप इनमें से क्या शो करता है? एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़, जो एंटिटीज़ के दरमियान एसोसिएशन है। So a relationship represent how entities are connected or associated in a database. Relationship दिखाता है, represent करता है कि कैसे entities या तो connect हुई हुई हैं या फिर associate है एक database के अंदर। नेक्स्ट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप का इनमें से क्या मतलब है? वन एंटिटी लिंक टू मैनी अदर एंटिटीज़। सो एक एंटिटी को लिंक किया गया है दूसरी एंटिटी से। ना वन रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। एक रिकॉर्ड जो होता है टेबल के अंदर वो रिलेट किया जा सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ दूसरी टेबल में। ना वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑफन रिक्वायर्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अक्सर रिक्वायर करता है। इनमें से क्या? द आंसर इज जंक्शन टेबल। सो जंक्शन टेबल इज़ यूज टू ब्रेक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इनटू वन टू वन, वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक जंक्शन या फिर जो ब्रिज टेबल होता है वो उसका इस्तेमाल करते हुए ब्रेक किया जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है टू दो जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर। नाउ कार्डिनलिटी स्पेसिफाइज, अब कार्डिनलिटी इनमें से किसको स्पेसिफाई करता है? वो है नंबर ऑफ रिलेशनशिप। सो कार्डिनलिटी डिफाइंस हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी रिलेट टू अनदर एंटिटी। कार्डिनलिटी इस चीज़ को डिफाइन करता है कि कितने इंस्टेंसेस जो एक एंटिटी के रिलेट करते हैं दूसरी एंटिटी से। ना पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट कैन बी, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट जो है वो इनमें से क्या हो सकती है? द आंसर इज टोटल और पार्शियल। ये टोटल भी हो सकती है या पार्शियल भी हो सकती है। सो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट डिटरमाइंड वेदर ऑल और एनी और ओनली सम एंटिटीज मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट जो है वो, इनके लिमिटेशन जो है वो इस बात को डिटरमाइन करता है कि क्या तमाम या फिर कुछ एंटिटीज़ जो है उनको लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करना चाहिए एक रिलेशनशिप में। नाउ रेक्टेंगल इन ई आर डायग्राम रिप्रेजेंट्स, अब जो रेक्टेंगल है ई आर डायग्राम में वो इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी को। सो इन ई आर डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन एंटिटी, एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। नाउ ओवल शेप रिप्रेजेंट्स, ओवल शेप इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज एट्रीब्यूट। सो एन ओवल रिप्रेजेंट एन एंटिटी, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। ओवल रिप्रेजेंट करता है एक एट्रीब्यूट जो होता है एक एंटिटी का। नाउ डायमंड शेप रिप्रेजेंट, अब अगर हम डायमंड शेप की बात करें तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को। सो आर डायमंड शेप इज़ यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। डायमंड जो है वो रिलेशनशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटिटीज़ के दरमियान। नाउ डबल ओवल इंडिकेट्स, अब जो डबल ओवल है वो क्या इंडिकेट करता है? द आंसर इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट हैं, सो अ डबल ओवल रिप्रेजेंट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कर सकता है, करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिसके जो है वो ज़्यादा जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। नाउ अ रिलेशनशिप, रिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड, रिलेशन जो है इसके अलावा और भी क्या कहलाया जाता है? द आंसर इज टेबल, टेबल कहलाया जाता है। सो इन द रिलेशन मॉडल आर रिलेशन इज़ द सेम एज अ टेबल। रिलेशन मॉडल, रिलेशनल मॉडल के अंदर एक रिलेशन जो है वो सेम है जैसे कि एक टेबल होता है। सो टपल इन रिलेशनल मॉडल मीन्स, जो टपल है रिलेशनल मॉडल में इनमें से उसका क्या मतलब है? द आंसर इज रो, रो होता है। सो टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल रो इन अ टेबल। टपल रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल रो जो है रिकॉर्ड टेबल के अंदर।
सो एट्रीब्यूशन इन रिलेशन मीन्स एट्रीब्यूट जो होते हैं रिलेशन में वो क्या मतलब है, द आंसर इज कॉलम. सो एन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स अ कॉलम इन अ टेबल. एक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है एक कॉलम जो होता है टेबल के अंदर. ना सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड. सिलेक्शन ऑपरेशन को किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, द आंसर इज सिग्मा. अब ये जो आप साइन देख रहे हैं ये सिग्मा होता है. सो सिलेक्शन सिग्मा इज़ यूज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन. सिग्मा जो है यानी कि सिलेक्शन जो है इसको यूज़ करते हुए फ़िल्टर किया जाता है रोज़ जो कि कंडीशन के ऊपर बेस करती है. ना प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन सिलेक्ट्स. प्रोजेक्शन ऑपरेशन सेलेक्ट करता है इनमें से किसको, द आंसर इज कॉलम्स. कॉलम्स को. सो जो प्रोजेक्शन है पाई सेलेक्ट करता है स्पेसिफिक कॉलम्स जो है वो रिलेशन से, एक रिलेशन से. नाउ यूनियन ऑपरेशन कंबाइंस. यूनियन ऑपरेशन इनमें से कंबाइन करता है क्या, द आंसर इज कंपैटिबल रिलेशंस. जो कंपैटिबल रिलेशंस होते हैं, सो यूनियन कंबाइंस इन टू रिलेशंस दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर. यूनियन कंबाइन करता है दो रिलेशन जिनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय. कार्टेशियन प्रोडक्ट को इनमें से किसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, द आंसर इज दिस वन. ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है इसके ज़रिए, इसको क्रॉस साइन भी कहा जाता है. सो अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइंस एवरी रो ऑफ वन टेबल विथ एवरी रो ऑफ अनदर टेबल. कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइन करता है हर रो जो होती है एक टेबल की, हर रो से दूसरे टेबल की. नाउ जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस. अब जॉइन ऑपरेशन इनमें से क्या कंबाइन करता है, रोज फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स. रोज जो होती हैं रिलेटेड टेबल्स से. सो जॉइन कंबाइंस रिलेटेड रोज फ्रॉम टू टेबल्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन. जॉइन कंबाइन करता है रिलेटेड रोज जो होती हैं दो टेबल से जो कि कंडीशन के ऊपर बेस करता है. नाउ नेचुरल जॉइन रिमूव्स. नेचुरल जॉइन रिमूव करता है इनमें से क्या, द आंसर इज डुप्लीकेट कॉलम. जो डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं, सो नेचुरल जॉइन ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट कॉलम्स विद द सेम नेम. ये ऑटोमेटिकली तौर पर रिमूव कर देता है जो डुप्लीकेट कॉलम होते हैं सेम नेम के साथ. सो इक्यू जॉइन यूजेस. इक्यू जॉइन क्या यूज़ करता है, इक्वालिटी कंडीशन, इसलिए इसको इक्यू जॉइन कहा जाता है क्योंकि इक्वालिटी की बात है यहाँ पर. सो इक्यू जॉइन मैचेस रॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिटवीन एट्रीब्यूट. अब ये मैच कर देता है रोज़ को और जो कि बेस कर रहा है किसके ऊपर, जो इक्वालिटी है एट्रीब्यूट्स के दरमियान, क्योंकि ये इक्वालिटी के ही बारे में है, इक्वालिटी कंडीशन. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स. अब फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि वन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर. एक एट्रीब्यूट दूसरे के ऊपर डिपेंड है. डिपेंडेंसी है तो यकीनन एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होगा. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी शोज अ रिलेशनशिप वेयर वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अनदर. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यही कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिटरमाइन करता है दूसरे को. ना नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस. नॉर्मलाइजेशन क्या कमी करता है, द आंसर इज डेटा रिडंडेंसी. सो नॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेस डेटा टू रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी. नॉर्मलाइजेशन डेटा को ऐसा ऑर्गेनाइज करता है कि डुप्लीकेशन में कमी लाए और कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाए. ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज़ दी वन एन एफ, इस तरह करके हम जो लिखते हैं, रिक्वायर्स. ये रिक्वायर करता है इनमें से किसको, द आंसर इज एटॉमिक वैल्यूज़. सो वन एन एफ इंश्योर्स दैट ईच फील्ड कंटेन्स ओनली विजिबल वैल्यूज़. ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हर फील्ड के अंदर जो है वो विजिबल वैल्यूज़ ही हैं. तो ये था आज का ट्यूटोरियल. आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक.